विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 सहायता का प्रवेश के अंदर पेज नंबर 208 पे दिए गए सवाल नंबर 9 को आज सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके पास दो साझेदार हैं, आस्था और आना, और एक नया साझेदार आ रहा है सोनू। तो साझेदार का पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे। फिर यहाँ बैंक शेष दिए अगले बैंक खाता, और फिर अपने तैयार किया कौन सा आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा के अंदर दो कॉलम तैयार की, पूंजी दायित्व रकम और संपत्ति लेना रकम। क्लियर। तो चलिए समायोजन को देखते हैं। तो समायोजन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो समायोजन नंबर 1 के अंदर आपको दिया गया है सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति ₹7200 रोकड़ लाएगा। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है 80,000। तो नए साझेदार की पूंजी हमेशा अपने कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। ध्यान रखिए, नए साझेदार की पूंजी हमेशा पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ रोकड़ कितनी पूंजी ला रहा है, 80,000 ला रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते करके सोनू के अंदर लिखेंगे कितना 80,000, राइट। और बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे सोनू खाते करके नए साझेदार की पूंजी कितनी है 80,000, राइट। याद रखना है आपको, कंपलसरी आपको सवाल के अंदर नए साझेदार की पूंजी दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। नए साझेदार की पूंजी हमेशा पूंजी या चालू पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते करके, और बैंक खाते या रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नए साझेदार के पूंजी खाते करके लिखेंगे। फिर आपको दिया हुआ है अपने भाग की ख्याति 7200 रोकड़ लाएगी, राइट। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने ख्याति का, किस प्रकार अपने उसको बांटेंगे। त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पुराना अनुपात और नया अनुपात लिखना पड़ेगा। तो पुराना अनुपात आपको सवाल के अंदर दिया है कितना, कहीं स्पष्ट उल्लेख किया हुआ नहीं है। तो जब स्पष्ट उल्लेख ना हो तो अपने साझेदारों के बीच में कौन से अनुपात में बांटते हैं, 1:1 के अंदर दो साझेदार हैं यानी समान अनुपात में बांटेंगे। और नया अनुपात आपको दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे नया अनुपात बराबर, तो नया अनुपात आपको समायोजन के अंदर ही दिया गया है कितना 4:3:3, 4, 3 और 3। क्लियर। त्याग के अनुपात का सूत्र लगा देंगे। तो त्याग के अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो त्याग का अनुपात बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। यहाँ लिखेंगे पुराना भाग माइनस नया भाग। तो पुराने साझेदार कौन कौन है, आस्था और आना। तो सबसे पहले आस्था का निकालेंगे त्याग का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे आस्था का त्याग। तो आस्था का पुराना कितना है 1 यानी 1/2, और नया कितना है -4 बटे कितना आएगा 10। क्रॉस गुणाकार कर देंगे, 10 एका 10, 4 दूनी 8, और 2 गुणे 10 किया तो कितना हुआ 20। तो ये आया 2/20, कितना आया 2/20। ओके। अब किसका ज्ञात करेंगे, अपने आना का। तो यहाँ लिखेंगे आना का त्याग। तो आना का त्याग, तो आना का पुराना भाग कितना है, तो पुराना कितना है उसका भी समान है, तो 1/2 माइनस नया कितना है 3 बटे कितना आएगा 10। क्रॉस गुणाकार किया, क्रॉस गुणाकार करेंगे अपने, 10 गुणे 1 किया तो 10, 2 गुणे 3 किया तो कितना 6, और नीचे का गुणाकार किया तो कितना आया 20। तो ये कितना आया 4/20। तो त्याग का अनुपात कितना मिला आपको, तो त्याग का अनुपात बराबर कितना है इसका 2 कितना 4, इसको काट देंगे तो 1 कितना आया 2। ओके, दैट्स योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग का अनुपात मिल गया। अब इस त्याग के अनुपात में अपने क्या करेंगे, ख्याति को बांटेंगे, राइट। तो देखिए आपको समायोजन नंबर 3 में क्या दिया है, ख्याति का मूल्यांकन दिया है। कितना दिया है 40,000। तो ख्याति का मूल्यांकन के अंदर अपने नए साझेदार का हिस्सा निकालेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन बराबर, यहाँ ध्यान रखिए जब भी आपको ख्याति का मूल्यांकन दिया हो या कुल ख्याति दी हो तो अपने क्या करेंगे, उसमें से नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन कितना दिया है आपको 40,000 किया गया है। तो 40,000 के अंदर आपका नया साझेदार कौन है, सोनू। तो सोनू की ख्याति आपको ज्ञात करनी है।
तो सोनू की ख्याति बराबर या सोनू के भाग की ख्याति बराबर 40,000 गुणे, अब देखिए नए अनुपात में सोनू का हिस्सा कितना है 3/10, तो यहाँ लिखेंगे 3/10, तो उसकी ख्याति कितनी आई 12,000। कितनी आई सोनू की 12,000। अब 12,000 में से सोनू क्या कर रहा है, आपको समायोजन नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि 7200 रोकड़ में लाएगा, तो 1200 में से 7200 क्या कर रहा है, वो ख्याति रोकड़ में ला रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4800 रोकड़ में नहीं ला रहा है। ओके, टोटल ख्याति कितनी हुई 12,000। 12,000 में से रोकड़ में कितना ला रहा है 7200, तो इसका मतलब 4800 रोकड़ में नहीं ला रहा है। तो आपको ख्याति रोकड़ में लाए तब और ख्याति रोकड़ में न लाए तब उसकी दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले ख्याति रोकड़ में लाए तब, तो यहाँ अपने लिखते हैं ख्याति रोकड़ में लाए तब, जब ख्याति रोकड़ में ला रहे हैं तो उस समय उसका रोजनामचा क्या होगा, तो लिखेंगे पहला रोजनामचा लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का। क्या करेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का। कितनी ख्याति रोकड़ में ला रहा है 7200, यहाँ लिखेंगे कितना 7200, लिखा। अब दूसरी एंट्री करेंगे। अब क्या करेंगे ख्याति को त्याग के अनुपात में क्या करेंगे बांटेंगे। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते उधार, ख्याति प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के बीच में बांटेंगे। तो पुराने साझेदार कौन है आस्था और आना, तो यहाँ लिखेंगे आस्था खाते का, आस्था खाते का और आना खाते का। 7200 को त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो त्याग का अनुपात ऑलरेडी अपने ज्ञात कर चुके हैं कितना है 1:2। तो 7200 को 1:2 में बांटेंगे तो पहले का कितना आएगा 2400 और दूसरे का कितना आया 4800, तो ये कितना हो गया 7200। ओके, तो जब भी आप ख्याति रोकड़ में लाओ तो उसका रोजनामचा क्या होगा रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का, और ख्याति प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। ख्याति को हमेशा त्याग के अनुपात में बांट देना है। अब 4800 क्या कर रहा है वो रोकड़ में नहीं ला रहा है, तो रोकड़ में न लाए तो रोजनामचा क्या होगा, तो उसका भी रोजनामचा लिख लेते हैं। रोकड़ में न लाए तब, तो जब भी साझेदार नया साझेदार ख्याति रोकड़ में न लाए तब रोजनामचा होता है नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। तो यहाँ नया साझेदार कौन है सोनू, तो लिखेंगे सोनू खाते उधार, सोनू खाते उधार पुराने साझेदार कौन है आस्था खाते का, आस्था खाते का और आना खाते का। ओके, याद रहेगा रोजनामचा। जब ख्याति रोकड़ में न लाए तो रोजनामचा क्या होता है नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। अब कितनी ख्याति है 4800, कौन से अनुपात में बांटेंगे 1:2 में। तो पहले का कितना आएगा 1600, दूसरे का कितना आया 3200, ये हो गया आपका 4800। ओके, ख्याति रोकड़ में लाए तब और ख्याति रोकड़ में न लाए तब। क्लियर। अब इसके एंट्री को कर लेते हैं अपने। तो सबसे पहले ख्याति रोकड़ में ला रहा है तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, ख्याति प्रीमियम खाते। 7200 को बांटा था, तो 7200 को बांटा था तो कितना आया था 2400 और 4800। तो यहाँ लिख देते हैं 2400 और यहाँ लिखेंगे कितना 4800। क्लियर। और रोकड़ खाते के कौन से पक्ष में आएगा उधार पक्ष में। उधार पक्ष में क्या लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, क्योंकि रोकड़ खाते उधार किया था आपने। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते करके रकम कितनी आएगी 7200। ठीक है 7200। अब ख्याति रोकड़ में न लाए तब रोजनामचा क्या था सोनू खाते उधार आस्था खाते का आने खाते का। तो इसकी खतौनी करेंगे। खतौनी करते समय खास ध्यान रखना है नियम क्या है, जो इधर और उधर ही लिखने का पर नाम क्या लिखने का विरुद्ध। तो सोनू खाता क्या है उधार, तो सोनू खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे पर नाम किसका लिखेंगे आस्था और आना का।
तो यहाँ लिखेंगे आस्था खाते और क्या लिखेंगे, आहना खाते, आहना खाते। रकम किस में लिखेंगे, सोनू के अंदर कितना, 1600 और 3200। क्लियर। और दोनों पुराने साझेदार खाते क्या है, जमा, तो जमा पक्ष में लिखेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, सोनू खाते। तो देखिए कैसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सोनू खाते, सोनू खाते। आस्था के अंदर लिखेंगे कितनी रकम है, 1600, और आना के अंदर लिखेंगे तो आना के अंदर रकम कितनी है, 3200। तो यहाँ लिखेंगे 1600 और 3200। क्लियर। तो इस प्रकार एंट्री आपको करनी है जब साझेदार क्या करे, ख्याति की रकम रोकड़ में लाए तब, और ख्याति की रकम रोकड़ में न लाए तब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट समायोजन में चलते हैं। समायोजन नंबर 4, कारीगर मुआवजा का दावा कितना, 3200 मंजूर किया है। अब जितना दावा मंजूर किया उसको हमेशा कौन सी तरफ लिखने का, दायित्व की तरफ, क्योंकि दायित्व आपने चुकाया है। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर दावा कितना मंजूर किया है आपने, 3200। ओके। अब एक चीज़ खास ध्यान रखने की, जब भी कारीगर अकस्मात मुआवजा या कारीगर दावे से संबंधित चीज़ दी हो तो जितना मंजूर किया उसको सबसे पहले तो पूंजी दायित्व की तरफ लिख दो। पूंजी दायित्व में लिखने के बाद देखो कि आपको आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व की तरफ कारीगर मुआवजा फंड कितना दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो कारीगर मुआवजा फंड की रकम कितनी है, 4800। अब 4800 में से 3200 रुपये आपने क्या कर दिया, चुका दिया। तो अब आपके पास अनामत कितना बचा है, 1600। तो जितना अनामत लेफ्ट रहे यानी बचे उसको अपने क्या करेंगे, साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर अकस्मात फंड कितना बच रहा है, 1600। 1600 को अपने क्या करेंगे, पुराना अनुपात कितना है, 1:1, तो समान भाग में बांटा तो कितना आया, 800 800। क्लियर। याद रहेगा, जो दावा मंजूर किया उसको अपने काम पे लिखेंगे दायित्व की तरफ, और जितना बचे उसको अपने क्या करेंगे, बांटेंगे। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है विनियोग रुपये 19,200 में आहना ले जाएगी। अब साझेदार जब भी संपत्ति ले जाए तो उसको पूंजी खाते या चालू खाते के उधार पक्ष में लिखने का। क्यों, क्योंकि आहना कौन है, साझेदार है, और क्या ले जा रही है, विनियोग ले जा रही है। तो साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे अपने विनियोग खाते। क्या लिखेंगे, विनियोग खाते करके रकम किस में लिखेंगे, आहना के अंदर लिखेंगे कितना, 19,200, 19,200। अब देखिए आपको आर्थिक चिट्ठे के अंदर विनियोग कितना दिया है, 20,000। 20,000 में से 19,200 क्या कर गई, आहना ले गई। अब बचा कितना, 800। तो 800 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसके सामने आपको देखना है कि विनियोग अनामत कितना दिया है। तो अंदर देखेंगे तो आप विनियोग वृद्धि कमी फंड कितना दिया है आपको, 1600। राइट है। तो इस अनामत में से ये कमी अपने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बचेगा अनामत कितना आपका, 800। तो उस 800 को अपने क्या करेंगे, बांटेंगे। फिर वापस देखिए आपको विनियोग कितना दिया है, 20,000। 20,000 में से 19,200 क्या करती है, आना ले जा रही है। तो आपकी कमी कितनी हुई, 800। 800 के सामने आपका वृद्धि कमी फंड कितना है, 1600। तो ये 1600 में से 800 कमी जो हो रही थी वो आपने भरपाई कर दी। अब अनामत आपका कितना बचा, 800 बचा। तो इस 800 को अपने क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग अनामत 800 को समान भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 400 400। उसके बाद आपको दिया है विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी कितना है, 2400। तो विनियोग का ब्याज आपके लिए क्या है, आय है। तो आय है तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा तरफ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे विनियोग ब्याज कितना, 2400। और इसकी दूसरी एंट्री होगी कहाँ पर, मिलना बाकी ब्याज कहाँ पे आता है, संपत्ति लेना की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे मिलना बाकी ब्याज, मिलना बाकी ब्याज कितना, 2400। ओके। मिलनी बाकी आएगी एंट्री पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना पक्ष में। उसके बाद लिखा है कि लेनदारों ने लिखी दैनिक हुंडी रुपये 2000 स्वीकृत की है जो बही में लिखी नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया है, दैनिक हुंडी स्वीकृत की है जो बही में लिखी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अपने संपत्ति लेना की तरफ क्या लिखेंगे, लेनदार, सॉरी पूंजी दायित्व की तरफ। तो पूंजी दायित्व की तरफ आएगा यहाँ पर क्या, लेनदार। तो अंदर देखेंगे तो लेनदार आपको कितना दिया हुआ है, तो लेनदार आपको दिए हैं 12,000।
अब इस 12,000 में से जो स्वीकृत देनी हुंडी है उसको अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे कितना, देनी हुंडी, कितनी हुंडी है उन्होंने स्वीकृत की है, तो स्वीकृत कितनी की है, 2,000। तो लेनदार अब आपके कितने बचे, 10,000, राइट। अब देखेंगे देनी हुंडी कितनी दी हुई है आपको, तो देनी हुंडी आपको पूंजी दायित्व की तरफ सवाल के अंदर दिया हुआ है, कितना है देनी हुंडी, 6,000, राइट। उसके अंदर ये स्वीकृत हुंडी क्या कर देंगे अपने, माइनस प्लस और कर देंगे, सॉरी प्लस हुंडी कितना करेंगे, 2,000। ओके, तो लेनदार में से घटाओ और देनी हुंडी में क्या करो, जोड़ो। दोनों एंट्री इसकी कहाँ पे होगी, दायित्व की तरफ। इसकी असर पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर होती नहीं है। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% क्या है, कम है। तो जमीन मकान आपको कितना दिया है, तो जमीन मकान आपके पास में कितना है, 40,000। तो यहाँ संपत्ति लेना की तरफ अपने लिख देते हैं जमीन मकान कितना, 40,000। अब समायोजन में आपको क्या कहा हुआ है कि जमीन मकान की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 20% क्या है, कम है, राइट है। अब एक चीज खास ध्यान रखो, जब भी अपेक्षा कम दिया हो तो क्या है, वह वृद्धि है। ओके, और अपेक्षा अधिक दिया हो तो अधिक दिया हो तो वो क्या है, कमी है। कैसे, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अपने लिखेंगे माना कि जमीन मकान की बाजार कीमत कितनी हो, 100, कितना माना, 100। अब उसमें क्या हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 100 का 20% किया तो 100 का 20% कितना आया, 20। यानी आपकी बाकी में कितनी कीमत बची, 80। ये क्या है, लागत कीमत है, यानी चौपड़े कीमत। चौपड़े कीमत कितनी है उसकी, बुक वैल्यू 80, राइट। अब अपने लिखेंगे कि जब बुक वैल्यू 80 है थी तब इसकी बाजार कीमत कितनी थी, 100। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, बुक वैल्यू 40,000 दी है। तो 40,000 हो तब कितना, तो अपने करेंगे 40,000 गुणे 100 बटे में कितना, 80। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। बही कीमत कितनी आई, 50,000। ओके, तो जो बही कीमत है वही अपने क्या करते हैं, चौपड़े में दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको ज़मीन मकान कितना दिया है, 40,000, और इस कीमत कितनी आ रही है, 50,000। यानी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 10,000 की। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने का कि कम दिया हो तो अधिक करने का, अपेक्षा शब्द याद रखने का, अपेक्षा कम दिया हो तो वृद्धि, अपेक्षा अधिक दिया हो तो कमी। सूत्र याद रखने का, ओके, जो कीमत दी है गुणे 100 करेंगे, कमी हो तो नीचे माइनस करके और वृद्धि हो तो नीचे प्लस करके, तो आपको वही कीमत ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ वृद्धि हो रही है तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे जमीन मकान खाते, कितनी वृद्धि हो रही है, 10,000 की, राइट। उसके बाद आपको दिया है चुकाया बीमा प्रीमियम में से 4800 आने वाला है। आने वाला वर्ष का है, मतलब क्या हुआ, अग्रिम चुकाया। तो अग्रिम चुकाया पूर्ण मूल्यांकन खाते में कौन सी तरफ आता है, जमा पक्ष में। चुकाना बाकी उधार पक्ष में, तो चुकाना अग्रिम चुकाया कौन सी तरफ आएगा, जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा कितना, 4800। और अग्रिम चुकाया की दूसरी एंट्री अपने कहाँ पे करते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा कितना, 4800। ओके, राइट। तो समायोजन पूरे। अब अपने सिंगल सिंगल एंट्री करेंगे। सबसे पहले पूंजी दायित्व की तरफ जाएंगे तो क्या दिया है, पूंजी। पूंजी को पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, क्या करके, शेष आगे लाए। आस्था की पूंजी कितनी है, 76,000। आना की कितनी है, 48,000, राइट। उसके बाद क्या दिया है, कारीगर मुआवजा फंड तो अपने बांट चुके हैं। विनियोग वृद्धि कमी फंड तो वो भी अपने बांट चुके हैं, राइट है। फिर दिया है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड आपके लिए क्या है, दायित्व। तो दायित्व की तरफ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना है, प्रोविडेंट फंड आपको दिया हुआ है कितना, 6400, 6,400। तो यहाँ लिख दिया प्रोविडेंट फंड करके कितना, 6,400।
उसके बाद आपको दिया लेनदार, तो लेनदार हो चुका है और देनी हुंडी भी लिख चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने संपत्ति लेना की तरफ। क्या दी है? ख्याति, पुरानी ख्याति। तो पुरानी ख्याति को क्या करते हैं? अपने पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने अनुपात में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो 8,400 दिए, पुराना अनुपात कितना है? समान। तो दोनों के भाग में कितना बचेगा? 4200 समान अनुपात में बांटा पुराने अनुपात में। उसके बाद आपको दिया है जमीन मकान, तो जमीन मकान अपने लिख चुके हैं। फिर दिया है यंत्र, तो लिखना बाकी है यंत्र। तो यंत्र करके अपने कितना लिख देंगे? यंत्र दिया है कितना? 32,000। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र करके कितना? 32,000 संपत्ति लेना की तरफ। फिर आपको दिया है क्या? विनियोग, विनियोग हो चुका है। फिर दिया है देनदार, तो यहाँ लिखेंगे क्या? देनदार, देनदार कितना दिया है आपको? तो देनदार करके कितना लिखेंगे? 25,200। फिर आपको दिया है क्या? स्टॉक, तो स्टॉक भी लिख देंगे, अपना लिखना बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है आपको? 14,400। फिर आपको दिया है रोकड़, तो रोकड़ क्या करेंगे? रोकड़ खाते के उधार पक्ष में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो यहाँ कितना दिया है रोकड़ खाता? शेष आगे लाए करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? शेष आगे लाए। कितना दिया है शेष आगे लाए करके आपको? 16,000। तो यहाँ लिख देंगे 16,000, राइट। उसके बाद आपको दिया है विज्ञापन अभियान खर्च और लाभानी खाता है। ये ध्यान रखिए आप, विज्ञापन अभियान खर्च तो हमेशा आपके लिए क्या है बेटा? एकत्रित हानि है, इसके लिए उसको पूंजी या चालू खाते के उधार पक्ष में ही बांटेंगे, अभियान खाते। परंतु लाभानी खाता जो है वो यदि पूंजी दायित्व की तरफ दिया है तो उसको पूंजी खाते के जमा पक्ष में बांटना है, और यदि संपत्ति लेना की तरफ दिया है तो उधार पक्ष में बांटना है। तो यहाँ लिखेंगे लाभानी खाता। दोनों एकत्रित हानि है, दोनों एकत्रित हानि को कौन से अनुपात में बांटते हैं? अपने पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात कितना है? 1:1। तो 3200 को बांटा तो कितना आया? 1600। और लाभानी खाता कितना दिया है आपको? 4,000। 4,000 को समान में भाग में बांटा तो कितना आया? 2,000। क्लियर? ओके। तो लाभानी खाता अगर आपको संपत्ति लेना की तरफ दिया है तो उधार पक्ष में बांटेंगे, और पूंजी दायित्व की तरफ दिया है तो जमा पक्ष में बांटेंगे। क्लियर? उसके बाद अपने क्या करेंगे? खातों को बंद करेंगे। सभी एंट्री हो गई, तो खातों को बंद करेंगे। सबसे पहले पूर्ण मूल्यांकन खाता, तो पूर्ण मूल्यांकन खाते का टोटल 16, 17, 18 और 12, 17,200। तो यहाँ पे क्या आया? लाभ। लाभ को क्या करेंगे? अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। किसके बीच में? पुराने साझेदार के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे आस्था, यहाँ लिखेंगे आना। लाभ कितना है आपका? 17,200। अब 17,200 का आप क्या करेंगे? समान भाग में बांटेंगे। तो 8,600 और 8,600। क्लियर? अब इस लाभ को कहाँ ले जाएंगे? अपने पूंजी खाते के जमा पक्ष में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पूर्ण मूल्यांकन खाते। क्या लिखेंगे? पूर्ण मूल्यांकन खाते। 8,600 और 8,600। अब पूंजी खाता बंद करेंगे, तो पूंजी खाते में सबसे पहले आस्था का टोटल करेंगे। तो आस्था का टोटल करो, कितना हुआ? 89,800। 89,800 में से ये सभी आस्था की रकम माइनस करो। क्या करके लिखेंगे? अपने शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। तो आस्था में से घटाया ये सब, तो यहाँ रकम बची कितनी? कितनी बच रही है? 82,000। चलिए अभी आना का टोटल करो, तो आना का टोटल किया तो कितना आया? बोलो। 66,200। अब 66,200 में से आना की ये सभी रकम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ कितना बचा? बताओ कितना? 39,200। ओके। अब अपने सोनू का करेंगे, तो सोनू का टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है? 80,000। 80,000 में से 1,600 और 3,200 घटा दो, कितना बचा? 75,200। ओके। यहाँ टोटल लेंगे, लिख लेंगे 89,800, 66,200 और 80,000। टोटल के नीचे कंपल्सरी डबल लाइन करें। अब ये जो पूंजी आई, इस पूंजी को अपने कहाँ पे ले जाएंगे बेटा? पूंजी दायित्व की तरफ। क्या टाइटल देंगे? पूंजी। नाम क्या लिखेंगे? आस्था, आना और सोनू, राइट है। ये जो रकम आई आस्था की कितनी आई? 82,000। आना की कितनी आई? 39,200। और इसकी कितनी आई? सोनू की 75,200।
200। अब इस तीनों का क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो तीनों का टोटल करो, चलो कितना आया। तो तीनों का टोटल आया कितना, 1,96,400। ओके, अब कौन सा खाता बंद करेंगे, अपने रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता का टोटल करो, तो कितना आया, 1,03,200। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। कितना, 1,03,200। 1,03,200। अब इसको कहाँ पे ले जाएंगे, संपत्ति लेना की तरफ। क्या करके लिखेंगे, रोकड़ शेष या रोकड़ 1,03,200। जैसे आप लिखोगे आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग कैसा आ जाएगा, समान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डूबत ऋण अनामत करके दिया हुआ है, राइट है। कौन सी तरफ, पूंजी दायित्व की तरफ 8,000। अब उसकी एंट्री मैंने बाकी रखी है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये देनदार में से घटाकर लिखोगे तो भी आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग समान आएगा, और यदि उसको आप पूंजी दायित्व की तरफ लिखते हैं तो भी आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा, समान आएगा। दोनों एंट्री सही है, दोनों परीक्षा की दृष्टि से क्या है, सही है। तो आप यहाँ पे लिख लो डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत कितना दिया है आपको, तो देखिए पूंजी दायित्व की तरफ रकम दी हुई है कितनी, 8,000, राइट। यदि आप उसको देनदार में से घटाकर लिखते हैं तो भी आपका आंसर परफेक्ट है, सही है, क्योंकि चेक कर आपका आंसर सही करेगा। तो दोनों का टोटल किया, तो कितनी रकम, टोटल कितना आया, 2,32,000। ओके, दोनों पक्षों का योग कैसा आ जाएगा, समान आ जाएगा। याद रहेगा, यदि आपको कच्ची तलपट में डूबत ऋण अनामत है और समायोजन में कहीं भी उल्लेख नहीं है तो डूबत ऋण अनामत को आप दायित्व की तरफ भी लिख सकते हो और देनदार में से घटाकर भी लिख सकते हो, राइट। तो ये था आपका सवाल नंबर 9, जिसके अंदर आपको ख्याति रोकड़ में लाए और कोकड़ में न लाए उसकी एंट्री दी गई है। तो राइट, कैलकुलेशन व्यवस्थित कीजिए तो आपको सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।